नमस्कार। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी अभी खबर मिल रही है कि भारत और चीन सीमा पर लगातार जो फौज का जमावड़ा है वो बढ़ रहा है। चीन की जो सेना है वो लगातार अपने सैनिकों की तादाद को बढ़ा रही है और भारतीय सेना भी उसके जवाब में डटी हुई लगती है। चीन ने न केवल अपनी सीमा पर बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी शायद मोर्चा खोलने की तैयारी की है। पाकिस्तान और भारत की सीमा जो जुड़ी हुई है वहां पर भी फौज का एक जमावड़ा दिखाई देने लगा है, यानी तनातनी बढ़ रही है और ये मामला आसानी से सुलझता नहीं दिख रहा। कोर कमांडर्स की बैठक कल हुई थी, बड़ी लंबी बैठक हुई, उसके बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला है। डिप्लोमेटिक लेवल पर लगातार बातचीत चल रही है और जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं उनको लगता है कि ये अभी समय लगेगा इसको सुलझाने में, लेकिन वो फिलहाल किसी भी जंग की संभावनाओं से इनकार करते हैं। भारत चीन के रिश्ते जो हैं वो कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या वो खत्म होने की कगार पर हैं, क्या जो हमारी दोस्ती थी उसमें कोई बाधा आ रही है या उनको कैसे सुधारा जा सकता है, इस सब पर चर्चा करने के लिए एक बेहद खास मेहमान योगेंद्र यादव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। योगेंद्र यादव जी स्वराज इंडिया के अध्यक्ष हैं, लंबे समय से समाज सेवा, राजनीति और काम करते रहे हैं, रिसर्च का काम करते रहे हैं और हमारे को मार्गदर्शन भी देते रहे हैं हमेशा से। और ऐसे कम लोग हैं जिनको देखकर गांधीवादी एक सोच विचार की याद आती है। योगेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। गांधीवादी विचारक से बात करते वक्त शुरुआत अगर जंग की बात से की जाए तो थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि भारत और चीन के बीच जो तनातनी है वो कुछ ज्यादा बढ़ गई है? विजय भाई, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संकट इस वक्त है, बहुत गंभीर संकट है। इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कल परसों जंग होने वाला है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उम्मीद नहीं करनी चाहिए, इसकी कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है। आपने गांधीवाद का जिक्र किया, बिल्कुल सही। प्रश्न ये है कि एक शांति प्रिय व्यक्ति की क्या सोच हो। शांति प्रिय व्यक्ति को ये कतई नहीं करना चाहिए कि मैं अपने पड़ोसी की जमीन पे जाके कब्जा कर लूं, लेकिन जब आपकी जमीन पे कब्जा हो रहा हो तो हमें क्या कहना चाहिए? क्या हम कहें कि नहीं कर लो, कोई बात नहीं है, या हम कहें कि नहीं भाई ये तो गलत चीज है, इसका क्या करें हम? आज से 70 साल पहले भारत चीन के बीच में पंचशील का सिद्धांत बना था। सिद्धांत बड़ा सुंदर था, लेकिन उस सिद्धांत को तोड़ा गया। और मैं समझता हूं कि ऐसे में हमें दो तरह की प्रतिक्रिया से बचना चाहिए। एक प्रतिक्रिया वो होती है जिसे अंधराष्ट्रवाद कहा जा सकता है कि भाई मेरा देश है, जो कह दिया बिल्कुल सही है, भिड़ जाओ, लड़ जाओ, जंग कर लो, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो कई बार बहुत सस्ते में होता है। दूसरी प्रतिक्रिया ये है कि नहीं साहब, हम तो शांति के दूत हैं, आप जो मर्जी करना है कर लीजिए। या हमारे देश में कई बार वो दूसरे कोने से भी आती है। कुछ लोग माओ से इतने अभिभूत रहे थे कि वो कहते थे कि चीन तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता है। इन दोनों से बचते हुए मैं समझता हूं राम मनोहर लोहिया ने जिस किस्म के 1950 के दशक में चीन के बारे में कहा था, याद रखिए लोहिया पहले ही व्यक्ति थे जिन्होंने नेहरू को आगाह किया था कि आप लापरवाही बरत रहे हैं चीन के मामले में, भारत को खतरा है। और इसके बारे में और उन्होंने 62 के युद्ध के समय भी बिल्कुल स्पष्ट साफगोई से देश को रखा। मैं समझता हूं उस किस्म के देश प्रेम और उस किस्म की शांति प्रियता, जो कमजोरी की शांति प्रियता नहीं है, ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ना हो, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं हो, लेकिन जब आप 1962 का जिक्र करते हैं और 1950 से भारत चीन संबंधों की बात करते हैं तो मुझे आप में और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक साम्य दिखाई देता। वो पार्टी भी आज का जो संकट है उस पर चर्चा की शुरुआत फिर 1962 से 1950 से करना चाहती है, नेहरू को जिम्मेदार ठहराना चाहती है। क्या नेहरू की जिम्मेदारी, मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा कि नेहरू की जिम्मेदारी नहीं होना, वो तो ऐतिहासिक तथ्य है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन क्या हम नेहरू की जिम्मेदारी से आज के संकट पर आंखें मूंद सकते हैं? ये कबूतर की आंखें मूंद कर रखने से बिल्ली का जो खतरा है वो कम हो जाए? वही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत चीन की बात करेंगे तो आपको 1949 में शुरुआत करनी होगी, जबकि भारत ने चीन का समर्थन किया, चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में जगह दिलवाई भारत ने, अदरवाइज तो कोई दिलवा नहीं रहा था। उसके बाद जो तिब्बत में हुआ तो बिल्कुल जाहिर है आपको कहानी वहां से शुरू करनी पड़ेगी। 62 में जो हुआ
और 62 में नेहरू जी की तरफ से लापरवाही हुई, ये बात उन्होंने संसद में कबूली, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इस देश की संसद में बहस हुई, अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत ओजस्वी भाषण दिया, राम मनोहर लोहिया ने इन सब बातों को रखा, ये तो इतिहास है। सवाल ये है कि आज जो हो रहा है, पिछले 3 महीने से जो हो रहा है, क्या उसके लिए 1962 जिम्मेवार है? आप चाहिए तो 1962 से भी पहले जा सकते हैं, क्योंकि भारत और चीन की जो सीमा है ये अनडिफाइंड है। ये भारत पाकिस्तान की सीमा नहीं है जहां हम कह सकते हैं कि देखिए ये रही बाढ़, बाढ़ के उस तरफ पाकिस्तान है, बाढ़ के इस तरफ भारत है, ऐसी कोई सीमा है नहीं। इसको आप अंग्रेजों के जमाने में ले जा सकते हैं, लेकिन वो सब बात नहीं। आज जो प्रश्न है बहुत सीमित प्रश्न है कि जो भी 62 में हुआ, भारत चीन जहां भी खड़े थे, क्या उससे आगे चीन आ गया है? क्या चीन कुछ नए इलाकों पे कब्जा कर रहा है? जो 62 में कब्जा किया वो तो चीन ने कभी छोड़ा नहीं, अक्साई चीन और किसी को छोड़ा नहीं, लेकिन क्या उससे आगे इस वक्त आ रहा है, जानबूझ के आ रहा है, कब्जा करने की नीयत से आ रहा है, और देश के रूप में हमें क्या रेस्पॉन्स करना चाहिए? ये सवाल इस वक्त है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। और दुर्भाग्यवश ऐसे में दोनों पक्षों की तरफ से साफ गोई नहीं हो रही है। सरकार की तरफ से मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, बिल्कुल साफ झूठ बोला जा रहा है, और कई विपक्षी पार्टियों की तरफ से मैं देखता हूं वो सिर्फ मजा ले रहे हैं कि चलो फंस गए, अच्छी बात है, चलो मजा आ गया, या सोच रहे हैं चलो इनकी प्रॉब्लम है, ये निपटे, हम इसमें क्यों फंस गए। मजाक किससे ले रहे हैं? देश तो उनका भी है, विपक्षी पार्टियों का भी तो देश है ये हिंदुस्तान। यही मैं कह रहा हूं, देखिए पार्टियां आएंगी, सरकारें आएंगी, सरकारें चली जाएंगी, हिमालय यहीं खड़ा रहेगा, हम यहीं हिमालय के इस पार होंगे, चीन हिमालय के उस पार होगा, ये तो रहेगा। इसलिए इस मामले को इतनी अगंभीरता से न लें, ये बहुत दूरगामी सवाल है, और ये मामला सिर्फ उस 40-50 किलोमीटर का नहीं है जिसपे आज चीन बैठा हुआ है। जो चीन कर रहा है उसकी परिणति 40-50 नहीं, 40-50 हजार स्क्वायर किलोमीटर हो सकती है उसकी परिणति। इसलिए बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ये कोई सिर्फ एक पार्टी, एक सरकार किसी मुसीबत में नहीं फंसी हुई है, फंसी हुई है, झूठ बोल रही है, बिल्कुल बोल रही है, झूठ का पर्दाफाश होना चाहिए, लेकिन ये याद रखिए समस्या मेरी आपकी है, जो सत्ता में नहीं है उनकी भी समस्या है। इस गंभीरता से हम इस बात को चर्चा करें। सर, जब बात आप 1962 1950 से शुरू करते हैं, पंचशील के सम्मान को करते हैं, एक बात मुझे याद आती है कि जवाहरलाल नेहरू के वक्त में हमने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, और उसके बाद युद्ध हुआ और हमने उस विश्वासघात को झेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद, एनडीए सरकार आने के बाद, चीन और भारत के रिश्तों पर काफी कोशिशें की गई। प्रधानमंत्री ने 5 बार चीन का दौरा किया, चीनी राष्ट्रपति भी यहाँ पर आए, 18 बार कुल मुलाकातें हुई, और कोई नतीजा नहीं निकला, और हमें लगता रहा कि वो बहुत अच्छा दोस्ताना रिश्ता हमारा बन रहा है। यदि मैं इसे रूड शब्दों में कहूँ तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि मेरे जैसे लोग, हम लोग इमोशनल फूल्स हैं? 1960 से 2020 तक हम 60 साल में बदले ही नहीं। हमें समझ ही नहीं आता कि आदमी की पहचान नहीं है, मुल्क की पहचान नहीं है। हमें मुल्क की पहचान नहीं है, आदमी से ज्यादा असली सवाल ये है। अगर मोदी जी ने 18 बार चीन जाने की कोशिश की, मैं इसे अच्छा मानता हूं। उन्होंने हमारे सबसे बड़े पड़ोसी और संभव प्रतिद्वंद्वी से रिश्ता बेहतर बनाने की कोशिश की, इस पे स्वागत होना चाहिए, इस पे मैं आलोचना नहीं करूंगा। लेकिन सवाल यह है कि 18 बार जाके आपको क्या मिला? क्या आप समझते हैं कि वहां हो रहा है? और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री हमारी जो देश के भीतर की राजनीति है वो तो बहुत अच्छा समझते हैं, उस्ताद हैं, बहुत कायदे से इन चीजों को समझते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध में वो बहुत छोटे छोटे टोटकों और छोटे छोटे प्रतीकों में फंस जाते हैं। किसी ने जप्फी मार ली तो वो सोचते हैं कि ट्रंप तो अब मेरा यार हो गया, और वही ट्रंप जाके कैसी बात हमारे देश के बारे में करता है, भारत के प्रधानमंत्री को धमकाता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, शी बैठ गए, झूला झूल लिया, ये सब अच्छे प्रतीक हैं। लेकिन मुझे वाकई लगा कि प्रधानमंत्री ने इसको समझने की कोशिश नहीं की, या उन्हें समझ आया नहीं। वैसे विदेश मंत्री हमारे बहुत समझदार आदमी है, बेवकूफ नहीं है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संबंध की समझ है, लेकिन क्या उन्हें ये नहीं समझ आया कि चीन के इरादे क्या है, चीन की नीयत क्या है? चीन कभी भी अपनी विदेश नीति, अपने जो काम है, वो किसी व्यक्तिगत चीज से प्रभावित कभी नहीं होने देता है।
चीन की विदेश नीति, चीन की एक्सटर्नल पॉलिसी अगले 100 साल को देख के बनती है, और वहां आप किसके साथ कहां झूला झूल रहे हैं इसका कोई महत्व नहीं है। तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री की तरफ से ये नासमझी थी, बहुत बड़ी नासमझी रही है कि वो चीन के इरादों को, चीन की नीयत को और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमें क्या करना चाहिए उसको समझने में असफल रहे। लेकिन चलिए वो हो गया, अब हम आगे देखें। पर भूल की है प्रधानमंत्री ने या मौजूदा सरकार ने, खासतौर से चीन के साथ रिश्तों को लेकर, क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री ने जब शपथ ली थी तो सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारने के साथ ही उस शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हुई थी, सरकार की शुरुआत हुई थी। और इन पूरे 6 साल में उन्होंने लगातार कोशिश की है, दौरे करके, मुलाकातें करके, सब बातचीत करके। और जो आप कह रहे हैं टोटके, मैं उन्हें पार्ट 1 समझता हूं किसी फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के लिए। एक बेहतर आंखों से जो दोस्ती कम से कम हो, जिनके साथ आप हाथ नहीं मिला सकते हो, उनसे दिल कैसे मिलाएंगे? तो क्या इसके बाद आप समझ रहे हैं कि हाथ भले ही मिला लिए हो लेकिन दिल नहीं मिले, और ये एक बड़ी विदेश नीति के लेवल पर भूल हुई है? जहां तक चीन का ताल्लुक है, ये मामला दिलों का है ही नहीं। देखिए, चीन अपनी विदेश नीति इन छोटी चीजों पे आधारित नहीं करता। चीन के पास अगले 100-200 साल का एक डिजाइन है, एक गेम प्लान है। उस गेम प्लान में आप कहां फिट करते हैं उस पर निर्भर करता है। बाकी आप झूले झूल लीजिए, आप जो कुछ कर लीजिए, इसका कोई महत्व नहीं है चीन के लिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा की चुनौती पाकिस्तान से नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में क्षमता नहीं है। प्रॉब्लम पाकिस्तान की नीयत का खेल नहीं है, पाकिस्तान की क्षमता नहीं है कि वो भारत को एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी थ्रेट पोज कर सके। सबसे बड़ी थ्रेट चाइना से है, उसे समझना होगा। और देश के प्रधानमंत्री ने समझने में, आप उसे भूल कह लीजिए, गफलत कह लीजिए, और कई बार मुझे लगता है कि दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को हमारे प्रधानमंत्री की नब्ज उन्होंने पकड़ ली कि इनके लिए एक अच्छा सा प्रचार का प्रोग्राम कर दीजिए, अच्छी सी फोटो ऑप हो जाए और इतने से खुश हो जाएंगे। एक प्रधानमंत्री को देखना चाहिए कि मुझे आपने अच्छा खाना खिलाया, बहुत अच्छी बात है, आपने मेरे को अच्छी फोटो दी, बहुत अच्छी बात है, मेरे देश को क्या मिला? प्रश्न ये होना चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगत पीआर और एक आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, पीआर और आईआर में अंतर करना चाहिए। कई बार प्रधानमंत्री वो नहीं कर पाते हैं, और उसके चलते जो जिस स्थिति में आज देश फंसा है, उसके लिए कहीं एक जिम्मेवारी तो उसकी लेनी पड़ेगी। उससे ज्यादा बड़ी बात है कि जो हुआ उसका सच देश के सामने नहीं रखा गया। सच पर बात करूंगा सर, लेकिन प्रधानमंत्री पर नाराजगी जाहिर करना, उन पर हमला करना, उन्हें निशाना बनाना तो आसान काम है। लेकिन इस देश में जो व्यवस्था है उसमें एक रक्षा मंत्री भी है, एक विदेश मंत्री भी है, और खुशकिस्मती कहिए, जो भी कहिए, कि वो विदेश मंत्री इस वक्त हमारे वो हैं जो विदेश सचिव रहे हैं और लंबे समय तक उन्हें विदेश नीति का अनुभव है। तो आप नहीं मानते कि विदेश मंत्री जो हैं फेल हुए हैं, रक्षा मंत्री फेल हुए हैं, कि उन्हें सेना के लेवल पर, उनके सीमा पर जो हुआ उसकी जानकारी नहीं थी, या उन दोनों लोगों ने प्रधानमंत्री को ठीक से ब्रीफ नहीं किया? जो सीधे सीधे से जिम्मेदार हैं, पढ़ाई जब कराते हैं तो प्रिंसिपल को तो आप कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं, लेकिन जिस मास्टर ने पढ़ाई कराई है क्लास में, उस पर तो कुछ बोलिए। अलग अलग सरकारों में रक्षा और विदेश मंत्री की अलग अलग हैसियत रहती है। जैसे हर कोई जानता है कि स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का देश की विदेश नीति से कोई संबंध नहीं था, वो सिर्फ वीजा दिया करती थी, वो वीजा मंत्री थी, विदेश मंत्री नहीं थी। सच्चाई बात यह है, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। इसी तरह आज की सरकार के बारे में जो हम सुनते हैं, हमारे विदेश मंत्री बहुत पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, चीन को समझते हैं। हमारे रक्षा मंत्री आमतौर पे एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर माने जाते हैं, इनके बारे में बुरी राय नहीं है लोगों की। मुझे नहीं लगता है कि इनको अगर नीचे से इनपुट मिले होंगे तो इन्होंने नहीं रखे होंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश आज जो सरकार का कुल मिला के काम करने का तरीका है वो ये है, वो इंदिरा गांधी वाला तरीका है, जहां सारे फैसले शीर्ष में लिए जाते हैं। अब जैसे बांग्लादेश की लड़ाई हुई, हम उसके लिए श्रेय जगजीवन राम को थोड़ी देते हैं जो रक्षा मंत्री थे, हम श्रेय इंदिरा गांधी को देते हैं, क्योंकि ये ऐसी कर सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ब्रीफ करने में या इंफॉर्मेशन पहुंचने में भी शायद कुछ गड़बड़ हुई हो, जैसा 1999 में कारगिल के वक्त हुआ? ये तो प्रधानमंत्री बता सकेंगे कि गड़बड़ हुई कि नहीं हुई।
गड़बड़ हुई कि नहीं हुई इसको तो प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय बेहतर बता सकता है। ऐसी गोपनीय चीजों के बारे में मैं यहाँ बैठ के ज्ञान दूं ये तो कोई अच्छी चीज नहीं होगी। लेकिन चीन के क्या इरादे हैं ये बात कोई गोपनीय खेल नहीं है। इसके लिए आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध की समझ होनी होगी, पिछले 200 साल की समझ होनी होगी, आगे के 200 साल के बारे में एक दृष्टि होनी होगी। और दूसरा ये कि सितंबर के महीने में चीन ने वहां पे अपने माल असबाब इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे। सितंबर के महीने में पहली झड़प हुई थी। मार्च के महीने तक चीन ने अच्छा खासा वहां पे अपना पूरा तैनाती, व्हीकल, सब कुछ वहां पे इकट्ठे कर लिए थे। 19 अप्रैल को जो खबर आती है अनकंफर्म्ड है, 19 अप्रैल को सरकार के पास पूरी रिपोर्ट थी कि इस वक्त क्या क्या हो रहा है और क्या अंदेशा है। और 5 मई को जाके पहली झड़प होती है, चीन घुसपैठ करता है, चीन कब्जा कर लेता है 5 मई को। मुझे नहीं लगता कि ये सरकार ऐसी सरकार है जहां महीनों तक किसी ने प्रधानमंत्री को बताया ही नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को कल डिसमिस करना चाहिए। जैसे कृष्ण मेनन को चीन के हादसे के बाद कृष्ण मेनन को हटना पड़ा था ना, अगर ऐसा है तो स्पष्ट देश को पता लगना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस सरकार के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण बात ऐसी है जो प्रधानमंत्री से छुप सकती है। तो असली बात यह है कि शीर्ष तक सूचना थी और उसे समझने में हमसे भूल हुई। मैं इसमें कोई देशद्रोह का आरोप नहीं लगाता, इस तरह की फिजूल बातें नहीं करनी चाहिए। मैं कतई नहीं मानता कि इस देश का प्रधानमंत्री कोई चीन के हित में काम कर रहा है, राजनीतिक लफबाजी है। ना ये बात नरेंद्र मोदी जी के बारे में सच है और ना ही इस तरह की हल्की बात मनमोहन सिंह के बारे में करनी चाहिए, ना ही जवाहरलाल नेहरू के बारे में करनी चाहिए। इस देश का कोई भी प्रधानमंत्री गलत हुए हैं, निकम्मे हुए हैं, झूठे हुए हैं, देशद्रोही इस देश का कोई प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति पर आप सवाल नहीं कर रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं समझता हूं सबसे महत्वपूर्ण चीज केवल ये नहीं होती कि आप राष्ट्रभक्त हैं या नहीं। अरे इस देश का प्रधानमंत्री बनोगे, राष्ट्रभक्त तो हो गई तब आप बनोगे। आपको कितनी समझ है, आपका क्या संकल्प है। और मुझे लगता है जो चूक हुई है, पहली बात एक समझ में कमी, दूसरा कहीं कुछ मोदी जी को ऐसा लगने लगा है कि सब चीज मैनेज हो जाएंगी, कोई बात नहीं, हो गया है, मीडिया को मैनेज कर लेंगे, खबरें दबवा देंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। ये जो अहंकार, एक बार इंदिरा गांधी में भी अहंकार आ गया था, ये जो अहंकार है ये देश के लिए बड़ा खतरनाक होता है, जब लगने लगता है कि कुछ भी हो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। और तीसरा फिर उसके बाद देश के सामने सच ना रखना, ये सब चीज लेके स्थिति बनी है जो आज हमारे सामने आई। अभी जब प्रधानमंत्री ने जो हमारे चीफ डिफेंस स्टाफ है, सीडीएस और फौज के तीनों जनरल्स के साथ जो बात की, और उसमें फौज को एक इजाज़त दी गई, खुली वो दिया गया कि वो अपने हिसाब से काम करें, तो क्या आपको लगता है कि वो एक ठीक रास्ता था कि वहां पर निपटा जाए? और कम से कम वो जो फैसला है वो जंग के लिए तो नहीं माना जाता, वो शायद छोटी छोटी जो सेना की सीमा पर जो मुठभेड़ होती है, विवाद होता है, उसको निपटाने के लिए होता है। जी, वो एक बहुत लिमिटेड सा फैसला है। वो फैसला ये है कि अब तक भारत चीन के बारे का समझौता था कि सीमा पे अगर हमारे सैनिकों की कोई मुठभेड़ होती है तो हम फायर आर्म्स का, हम बंदूक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि एटॉमिक पावर वाले 2 देश हैं और उसके सैनिक पत्थरों से लड़ रहे हैं, लाठियों से लड़ रहे हैं, जो बड़ा अजीब सा भी लगता था, हास्यास्पद भी लगता था। उसका कारण ये एक समझ थी, इसका एक समझौता था। तो भारत सरकार ने कहा है, सही कहा है, कि जब ऐसी बात आ जाए, जब जान पे आ पड़े, तो बिल्कुल आपको फायर आर्म्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी इजाजत दी गई है, शायद पहले दी जा सकती थी। लेकिन फिर मैं कहूं, यहां बैठ के उस इलाके को जिसे मैंने देखा नहीं है, जहां मैं खुद खड़ा नहीं हुआ, जिसकी परिस्थिति के बारे में मैं जानता नहीं, मैं रक्षा विशेषज्ञों को ज्ञान देना शुरू करूं, वो ठीक बात नहीं है। सरकार ने समुचित उपाय लिए ही होंगे। सवाल ये है कि जब 15 जून को हमारे जवान जब वहां खड़े थे, जब वो मुकाबला कर रहे थे, क्या उस वक्त उनको परमिशन थी? सरकार कहती है उनके पास हथियार थे, उन्होंने हथियार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अब आप सोचिए, कोई सैनिक जिसके ऊपर हमला हो रहा है, जिसके पास हथियार है, वो हथियार का इस्तेमाल क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो अनुशासित है, क्योंकि उसे ऊपर से इंस्ट्रक्शन है, कुछ भी हो तुम्हें हथियार का इस्तेमाल नहीं करना है। वो इंस्ट्रक्शन क्यों दिया गया था? इसका जवाब इस देश की संसद के सामने कभी तो आना पड़ेगा।
नहीं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा है कि जब पार्लियामेंट होगी तो इस पर बात करेंगे, लेकिन एक चीज मुझे समझाइए कि प्रधानमंत्री जी ने जो सर्वदलीय बैठक हुई और उसके बाद भी जब ये कहा साफ साफ कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है, कोई घुसा नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं हुई है, आप भी इस पर भरोसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? समझ नहीं आता कि इस देश का प्रधानमंत्री कोई बात बोल रहा है, उस पर हम भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? उसके बाद सेनाध्यक्ष भी हैं, विदेश मंत्री भी हैं, सब लोग हैं। विजय भाई, सामान्यतः प्रधानमंत्री कोई भी बात करे उस पर भरोसा होना चाहिए। खास तौर पे अगर सीमा और ऐसे संवेदनशील मामले पे बोले तो विश्वास करना चाहिए। दिक्कत इस मामले में ये है कि खुद प्रधानमंत्री कार्यालय उन पर भरोसा नहीं कर रहा। आपको पता है, आप तो पत्रकार हैं, उनकी वीडियो को एडिट किया गया है और जहां उन्होंने कहा था कोई घुसा नहीं है, उस अंश को निकाला गया है। दूसरी बात, हमारे अपने जो चीन के राजदूत हैं मिस्त्री जी, उन्होंने इंटरव्यू दिया, पीटीआई को इंटरव्यू दिया, किसी अनजानी लोगों को नहीं दिया, हमारे अपने देश के उसको इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा चीन हमारे इलाके में घुस के गड़बड़ी कर रहा है, हमारे इलाके में इंट्रूजन कर रहा है, जो कि गलत बात है। सैटेलाइट तस्वीर, प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं सुना? अब आप अगर हमारे देश का चीन का राजदूत ऐसा है जिसने प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुना, उसको कल सुबह बाहर कर देना चाहिए, नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए। हम गंभीर बात करें, सैटेलाइट तस्वीर आ गई है, सैटेलाइट तस्वीर बिल्कुल साफ दिखा रही है कि जिस चौकी की रक्षा करते हुए कर्नल बाबू और उनके 20 साथी शहीद हुए, उस एग्जैक्टली उस जगह पे चीन ने न सिर्फ दोबारा चौकी बनाई है, बल्कि एक की बजाय पूरी एक छोटी सी बस्ती वहां पे बसा दी है चीन ने। सैटेलाइट तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये जो पेंगोंग लेक वाला इलाका है, वहां चीन ने न सिर्फ कब्जा किया है, बल्कि करके अब वहां चीन का मानचित्र बना दिया है, इतना बड़ा चीन का नाम लिख दिया है कि सैटेलाइट तस्वीर से दिखना शुरू हो। ये सब होने के बाद शक की क्या गुंजाइश बचती है? बाकी सारी एविडेंस आप छोड़ दीजिए, एक बिल्कुल सिंपल कॉमन सेंस पूछ लीजिए, कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है, लेकिन मैं इतना तो पूछूंगा ना, सर ये फिर लड़ाई हुई क्यों थी? अगर चीन घुसा नहीं, चीन कहता है कि हाँ हम घुसे नहीं, तो भाई आप कह रहे हैं कि चीन नहीं घुसा, चीन कह रहा है हम नहीं घुसे, तो मेरे 20 जवान से शहीद क्यों हुए? तो कॉमन सेंस की बात है ना, कुछ तो हुआ था। क्या हुआ था? अगर प्रधानमंत्री देश को विश्वास में लेते, ये नहीं कि आप गोपनीय नक्शे को जाहिर कर दीजिए देश के सामने, लेकिन वो व्यक्ति जो टीवी फेंक रहा है, जो कह रहा है कि चीन का ये बायकॉट करो, वो बायकॉट करो, उसको पता तो होना चाहिए कि भाई मैं क्यों बायकॉट करूं, क्या किया है चीन ने। इसका सच देश के सामने आना चाहिए। ये 2-3 कड़वे सच हैं जिसका सामना करके फिर हमें आगे चलना चाहिए। पहला सच ये कि चीन हमारी 40 से 60 किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। दूसरा ये कि उससे उठने का, हटने की चीन की कोई नीयत नहीं है। चीन के पुराने खेल हैं, 2 कदम आगे लेता है, आप फिर बहुत हल्ला करते हो, आधा कदम पीछे ले लेता है, ये खेल हो रहा है। तीसरा, ये सब हुआ सरकार की गफलत की वजह से हुआ, सरकार की कमजोरी की वजह से हुआ। मुकाबला हमारे सैनिकों ने किया, सरकार की तरफ से उन्हें समर्थन नहीं मिला उस समय पे। इन सच को स्वीकार करके अब हम आगे बढ़े, क्योंकि कब तक हम इसकी खामियों का बाजा बजाते रहेंगे। इस वक्त देश के सामने संकट है, कभी सवाल पूछे जाएंगे, पूछे जाने चाहिए। संसद में होगा जैसे कारगिल के बारे में हुआ, बिल्कुल कड़ाई से सवाल पूछे जाने चाहिए। जैसे कृष्ण मेनन से सवाल पूछे गए, वो राजनाथ सिंह से भी पूछे जाने चाहिए। जो सवाल नेहरू से पूछे गए, वो मोदी जी से भी पूछे जाने चाहिए। सवाल पूछने लेकिन इस वक्त देश के सामने संकट है। सवाल पूछने को देशद्रोह नहीं मानते। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल करना देशद्रोह है। अगर वैसा है तो भाई अटल बिहारी वाजपेयी देशद्रोही थे? फिर तो आप उनकी स्पीच पढ़ के देखिए, संसद में उन्होंने क्या नहीं कहा। उन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत ओजस्वी स्पीच है, 1962 9 नवंबर की स्पीच है, और ये सब जो सीमा पे हुआ था उसके 2 महीने के अंदर अंदर उन्होंने स्पीच की। उन्होंने कहा था पार्लियामेंट सेशन होना चाहिए, नेहरू ने तुरंत पार्लियामेंट सेशन बुलाया। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, उन्होंने कहा आपने दुनिया की निगाह में इस देश को छोटा किया है, आपने देशवासियों की निगाह में देश को छोटा किया है। ये सब बातें कही थी। एक लोकतंत्र में बातें होनी चाहिए। हाँ, इसके बारे में अगर कोई अभियान चलाना चाहता है इस वक्त, तो मैं कहूंगा भैया अभी अभियान मत चलाओ, अभी जरा हम मामले को सुलझा लें, उसके बाद पूछेंगे। पूछना तो पड़ेगा, लेकिन आज इस पे अभियान मत चलाइए। हाँ, अगर आप ऑल पार्टी मीटिंग में सवाल पूछना, कांग्रेस के ऑल पार्टी मीटिंग में इसके लिए समर्थन नहीं करते आप?
मुझे लगा कि कांग्रेस अगर ऑल पार्टी मीटिंग में सवाल पूछती है, बिल्कुल वाजिब जगह है, वहां पूछने चाहिए, बंद कमरे की मीटिंग है। और मुझे लगा कि प्रधानमंत्री को एक सार्वजनिक भाषण देने की बजाय आराम से मिलिट्री जनरल्स को बुला के उनको पूरी स्थिति बतानी चाहिए थी, कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। इस देश की पुरानी परंपरा है, इंदिरा गांधी ने भी ये काम किया था, वाजपेयी जी वगैरह को बुला लिया था। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो कश्मीर को डिफेंड करने के लिए उन्होंने वाजपेयी जी को भेजा था, अपने विदेश मंत्री को नहीं भेजा था। ये इस देश की परंपरा है, प्रधानमंत्री जी उस परंपरा का पालन करते तो अच्छी बात रहती। कांग्रेस कमरे में अंदर सवाल पूछ रही है, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं सबसे हाथ जोड़ के कहूंगा, इस वक्त इस सवाल पर ऐसा कोई अभियान न चलाएं जिससे सरकार के हाथ बंध जाए, क्योंकि सरकार के अगर हाथ बंधते हैं, सरकार को मजबूरी में कुछ ऐसा काम करना पड़े जो कि एकदम चीन को मुंह तोड़ जवाब हमने दिया टीवी पे दिखाने के लिए, उससे फायदा नहीं होगा। चीन और पाकिस्तान बिल्कुल अलग अलग किस्म के प्रतिद्वंदी हैं। चीन से वो काम आप नहीं कर सकते जो पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी सरकार को धकेल के ऐसे काम करने पे मजबूर किया जाए जिससे दीर्घकाल में राष्ट्रीय हित को नुकसान। सर, आप दो बातें आप जो बात कह रहे हैं उसमें मुझे दो बातें थोड़ी सी मन में आ रही हैं, मेरी थोड़ा ज्ञान कम है। आप जब बार बार कहते हैं कि चीन को पाकिस्तान नहीं समझना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आप मतलब हिंदुस्तान जो है चीन को एक बड़ा ताकतवर देश समझता है और अपने को कमजोर समझ के थोड़ा डरता है। ठीक है, थोड़ा मेरे शब्दों में कुछ गड़बड़ हो सकती होगी, लेकिन हम लोग पाकिस्तान की तरफ से। दूसरी तरफ आप प्राइम मिनिस्टर पर शक करते हैं कि उनकी डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, विदेश नीति पर समझ नहीं है, तो हमें डिप्लोमेटिक चैनल पर भी नहीं जाना चाहिए। तो फिर क्या करें साहब? पहली बात, मैंने तुलना चीन और पाकिस्तान की चीन और भारत की नहीं की। पाकिस्तान की तुलना में चीन कई सैकड़ों गुना ताकतवर देश है। उसकी सामरिक क्षमता, उसकी आर्थिक क्षमता बिल्कुल एक अलग किस्म की है। यानी कि चीन का होगा ना, पाकिस्तान और चीन का नहीं है। ये मैं सिर्फ ये कह रहा था, पहला तो ये कि जिस तरह से आपने पाकिस्तान पे किया कि सर्जिकल स्ट्राइक की, वापस आ गए और कहा आप कर लो जो तुमसे होता है, तो वो काम चीन के साथ नहीं किए जा सकते। अमेरिका भी ये काम नहीं करेगा चीन के साथ, आप बाकी चीज की छोड़ दीजिए। दूसरी बात, भारत की सेना के पराक्रम में, उसके शौर्य में कोई कमी नहीं है। ये हमने इस बार देखा, निहत्थे लड़ाई की उन लोगों ने 1987 में हमने देखा था जब भारत की फौजों ने मुकाबला किया था। पहले भी हमने देखा है, जो रेजांगला की महान जो लड़ाई है मेरे इलाके के लोगों ने लड़ी थी। तो इसके बहुत सबूत हैं और दुनिया भर की फौज मानती है कि शौर्य में, व्यक्तिगत बहादुरी में भारत की फौज का कोई बराबरी नहीं है। लेकिन आज की लड़ाई केवल व्यक्तिगत शौर्य से नहीं लड़ी जाती, वो हथियारों से और टेक्नोलॉजी से लड़ी जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लड़ी जाती है। क्या उस सब मायने में हम कहाँ चीन के मुकाबले में, किस सेक्टर में कहाँ ठहरते हैं, इसका अनुमान रक्षा विशेषज्ञ कर सकते हैं। लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति, मुझे कोई भी ऐसा रक्षा विशेषज्ञ नहीं मिला है जिसने कहा है कि चलो उठाओ हथियार, कल चीन के ऊपर चढ़ाई कर दो। ये सब टीवी पे बैठने वाले लोग करते हैं ये बातें। ये जो जमीन पे खड़ा होता है वहां पे, वो ऐसी मूर्खता की बातें नहीं करता। तो हमारे पास जो चीन के विरुद्ध ऑप्शंस हैं, लिमिटेड ऑप्शंस हैं। डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं कि डिप्लोमेटिक ऑप्शंस नहीं है। प्रधानमंत्री डिप्लोमेसी नहीं समझते हैं, कमजोर है। चलिए, हर प्रधानमंत्री की कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है। जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, हर प्रधानमंत्री कोई अच्छी चीज लेके आता है, कुछ कमजोरी भी लेके आता है। विदेश की चीजें मोदी जी को समझ नहीं आती, हालांकि उनके मन में लालच बहुत रहता है। अमेरिका के मीडिएशन को भी शामिल करते हैं डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज में? बिल्कुल नहीं। भारत की हमेशा एक पॉलिसी रही है कि हमें विदेशी मीडिएशन स्वीकार नहीं है। अमेरिका की ठेकेदारी हमें स्वीकार नहीं है। भारत को आज अभी भी पोलाइटली भारत ने यही बात कही है और इस पे हमें स्टिक करना चाहिए। अमेरिका को अगर आपने इनवाइट कर लिया, आपने बीच में बनाने वाला, तो वही वो जो बिल्ली और बंदर वाली कहानी होती है वही दोहराई जाएगी। तो मगर ये, इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुनिया की कई और ताकतें हैं जो इस वक्त चीन को लेके थोड़ा भय में है, आक्रांत है। चीन के इरादों के बारे में जो बहुत खुश नहीं, उन सब से हमें बात करनी चाहिए। लेकिन ये चीजें रातों रात नहीं हो सकती। उन सब देशों में इस वक्त कोविड चल रहा है, महामारी चल रही है। महामारी छोड़ के वो आपके लिए चीन से पंगा नहीं लेंगे, वक्त आने पे कुछ होगा। दिक्कत हमारी एक ये भी है कि पिछले 5 साल में हमने अपने पड़ोसियों से संबंध खराब किए हैं।
कई बिल्कुल बिना बात के किए। अब नेपाल से संबंध खराब करने का क्या कारण है? आज नेपाल की सरकार जरूर कुछ शरारत कर रही है, प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारत से पंगा ले रहे हैं, लेकिन 2017 में तो हमने पंगा लिया था ना उनसे, जब जो ब्लॉकेड नेपाल का किया था, उसकी तो कोई आवश्यकता आज नहीं। का इलाज मुझे बांग्लादेश को बताइए। बैठे बैठाए हमने दुश्मन बना रखा है जी। ठीक है, वो हो गई। मैं कह रहा हूँ आज का इलाज मुझे बताइए कि जो अभी आपने कहा कि दूसरी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जंग के लिए हम युद्ध सीधे से नहीं कर सकते हैं चीन के साथ। जो भारत सरकार ने जो दूसरी एक्सरसाइज की है, चीनी ऐप्स को अभी एक तरह से खत्म कर दिया, 59 चीनी ऐप को बंद कर दिया है, प्रधानमंत्री ने भी अपने को वीवो से हटा लिया है। दूसरा, सरकार ने कई ठेके जो चीनी कंपनियों को दिए थे उन्हें रद्द कर दिया है। जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री बड़े सीनियर मिनिस्टर हैं गडकरी साहब, उन्होंने कहा सड़क पार्क पर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बंद कर रहे हैं। रेलवे ने कुछ प्रोजेक्ट को बंद किए हैं। और फिर देश में बहुत सारे लोग हैं जो चीनी प्रोडक्ट्स के बायकॉट की बात कर रहे हैं। क्या इस सबसे असर पड़ेगा? इलाज बताइए मुझे आप। इससे हम पे असर पड़ेगा, चीन पे कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा। हम पे अच्छा असर भी पड़ सकता है, देश में एक संकल्प बनेगा, देश में एक समझ बनेगी, चीन के ऊपर एक खरोंच भी नहीं लगेगी इन सब चीजों से बहुत ज्यादा। सच्ची बात ये हमें 3-4 चीज करनी चाहिए अगर हम गंभीर। पहली बात, पूरा देश सरकार को कुछ समय दे। भूल हुई है, चूक हुई है, कमजोरी रही है सरकार की, लेकिन अब मुकाबला करने के लिए ये मत कहिए कि अगले हफ्ते मुझे कुछ दिखाइए, अगले महीने कुछ दिखाइए। वक्त लीजिए चीन से। चीन वक्त लेके काम करता है, और अगर आपको चीन का मुकाबला करना है तो आपको भी वक्त लेना होगा। सरकार को वक्त दीजिए, नंबर 1। अरे सरकार पर तो भरोसा करें आप। सरकार का सहयोग करें, खाली भरोसा नहीं। सरकार इस वक्त झूठ बोलने पे मजबूर है, लेकिन सरकार को सहयोग करना चाहिए, केवल भरोसा नहीं। सब पूरा देश सरकार से ये सहयोग करे कि जिस भी गड्ढे में अब इस टाइम पड़े हुए हैं हम, उससे बाहर तो निकले। बाद में हम आपस में झगड़ लेंगे, पहले तो तुम्हें गड्ढे से बाहर निकालना मेरा काम है, उसके बाद तुमसे झगड़ूंगा, तुमसे बात करूंगा, चाय पिलाऊंगा, जो कुछ भी करूंगा उसके बाद करूंगा। पहली बात, सरकार को समय दिया जाए। दूसरी बात, रक्षा विशेषज्ञ बताते हैं, मैं तो खुद कोई रक्षा विशेषज्ञ नहीं, लेकिन वो बताते हैं कि इस सेक्टर में अब आप चीन के मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी अब बैठ गए। लेकिन 4000 किलोमीटर की सीमा है, कई और सेक्टर हैं, कई और संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को ध्यान से देखेगा देश, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा उसके अंदर वक्त आने पे। ऐसा नहीं कि अब आप कल सुबह कर दें। इस वक्त तो हाई अलर्ट पे है, हर कोई हाई अलर्ट पे है। लेकिन भारत के रक्षा विशेषज्ञ कोई कमजोर लोग नहीं है, हमारी सेना कमजोर नहीं है। जिस तरह से उन्होंने अचानक कहीं घुसपैठ करके कुछ किया है, उस किस्म के रास्ते भारत के पास भी उपलब्ध होंगे। वक्त आने पे उस तरह की चीजें भी कुछ सोची जा सकती हैं, मैं जानता नहीं उसके बारे में। तीसरा, डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी में चीन के बारे में पूरी दुनिया में समझ बनाना कि चीन क्या कर रहा है, और एक ऐसा गठजोड़ बनाना। भारत के रक्षा मंत्री मॉस्को गए, अच्छा काम किया उन्होंने। दुनिया भर में गठजोड़ बनाना, इसके लिए सीधा अमेरिका की गोद में बैठ जाना बहुत समझदारी की बात नहीं होगी, लेकिन दुनिया की तमाम ऐसी ताकतें हैं जिनके साथ हम बेहतर संबंध बना सकते हैं। अपने पड़ोसियों के साथ, खासतौर पे नेपाल के साथ और इन सब के साथ कुछ बेहतर संबंध बनाने के लिए हमें करना चाहिए। चीन जो हमारे साथ कर रहा है, वही काम अगर हम नेपाल के साथ करेंगे तो कैसी मित्रता होगी उसमें। पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाए। और फिर आर्थिक क्षेत्र में यदि आज हम अचानक चीन के साथ संबंध काट लेंगे, सच ये है कि हमें ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि आज हमारी निर्भरता ज्यादा है। You are not supporting this idea of boycotting जी, the... आज की तारीख देखिए, बायकॉट वगैरह एक राष्ट्रीय संकल्प की बात होती है। जब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि आप एक रोटी कम खाइए, इससे ये नहीं कि देश का फूड सरप्लस कोई बढ़ गया था अचानक, लेकिन पूरे देश में चेतना और संकल्प बना था कि हाँ, कोई भूखा है इस देश में। इन चीजों का ये प्रतीकात्मक महत्व होता है। इससे अगर हम सोच लें कि इससे कोई दुनिया बदल जाएगी, चीन के ऊपर कोई हमला हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सच बात ये है कि योगेन जी, जो आत्मनिर्भर भारत की बात आप हमेशा करते रहे, ग्राम स्वराज की आप बात करते रहे, तो प्रधानमंत्री की तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं ना, फिर उसके साथ चलिए। प्रधानमंत्री ने वो शब्द इस्तेमाल किए, शब्द अच्छे थे। अगर प्रधानमंत्री उन शब्दों पे स्वयं अमल करना शुरू कर दें तो और भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आत्मनिर्भरता की बात करना, आत्मनिर्भरता केवल ये नहीं है कि हम 2 प्रोजेक्ट से चीन को बाहर निकाल देंगे। आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि हम देश के जो अपने संसाधन हैं, उसके आधार पर हम इस देश को बनाएंगे, खड़ा करेंगे। अगर प्रधानमंत्री गंभीर है, 2-4 चीज प्रधानमंत्री स्वयं कर सकते हैं। पहला, अपने सारे इकोनॉमिस्ट को कह दें
कि तुम अपने हर काम के लिए विदेशी आंकड़ों का इस्तेमाल मत किया करो। भारत के अपनी ही संस्थाएं हैं, भारत सरकार के अपने आंकड़ों का इस्तेमाल करो। वो तो प्रधानमंत्री के विशेषज्ञ करते नहीं है। हर चीज के अंदर ईज ऑफ बिजनेस इंडेक्स, हर चीज में आईएमएफ ने ये कहा, हर चीज में वर्ल्ड बैंक ने ये कहा। ये ना कीजिए ना, थोड़ा सा हम अपने समझ में आत्मनिर्भर हो जाए। दूसरी बात ये कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, अब राफेल का मामला घसीटना नहीं चाहता, राफेल वाले में था क्या, हमारी अपनी सिर्फ भारतीय नहीं, वो तो पब्लिक सेक्टर की कंपनी थी डीआरडीओ, जिसको रिजेक्ट करके हमने राफेल का कॉन्ट्रैक्ट उधर दिया गया था, इनको दूसरी कंपनियों को उसके अंदर इन्वॉल्व किया गया था। वैसा क्यों किया, इसके बारे में जरा सोचा जाए। और तीसरा, अगर हम गंभीर हैं तो हम विदेशी इन्वेस्टमेंट का लालच कम करें। ये जो आधी हमारी नीतियां बन रही हैं, इस वक्त देश में इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है, सरकार मुट्ठी बंद करके बैठी हुई है कि हम रिलीफ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने रिलीफ दिया, हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा तो विदेशी क्रेडिट एजेंसियां हमारी रेटिंग कम कर देंगी। अब एक तरफ हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और दूसरी तरफ विदेश में बैठी हुई कोई क्रेडिट एजेंसी मेरे नंबर कम ना कर दे, उसके लिए हम इस देश के रेहड़ी खोमचे वालों को पैसा देने से इनकार कर रहे हैं। तो आत्मनिर्भरता की बात बहुत सुंदर है, उस पर गंभीर हो जाए। एक बात मुझे याद आ रही है, कांधार के वक्त जब वाजपेयी सरकार थी और कांधार का विमान अपहरण हुआ था, तो उस दौरान देश भर के लोगों ने, मुझे ऐसा लगता था उस वक्त भी मैं कवर कर रहा था, कि भारत सरकार पे, प्रधानमंत्री पर बहुत दबाव डाला था आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए, और विदेश मंत्री को जाना पड़ा, जसवंत सिंह को, और बहुत सारी बातें हुई। उस समय कुछ लोगों ने कहा कि यदि इतना दबाव देश के लोग नहीं डालते प्रधानमंत्री निवास के बाहर तो वो नहीं होता। आज क्या आपको नहीं लग रहा कि ऐसा ही दबाव बनाया जा रहा है कि तुरंत चीन के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, नहीं तो आप एक मजबूत सरकार के तौर पर साबित नहीं होंगे? ऐसा आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कंधार का, क्योंकि कंधार का जो हुआ था वो बहुत बड़ी भूल थी हमारे देश की, और वो भूल मीडिया के प्रेशर की वजह से हुई थी। आज इस देश में मीडिया की तो खैर ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं कि बेचारे प्रेशर बना सकें। शाम को मैं प्रोग्राम देखता हूं तो मुझे समझ आता है कि पुराने दूरदर्शन से भी ज्यादा बुरे किस्म के प्रोग्राम हो रहे हैं। तो खैर आज से इस देश में मीडिया की स्थिति है ही नहीं कि वो कोई भी प्रेशर बना सके। लेकिन अगर कोई भी प्रेशर बन सकता है तो मैं उसके विरुद्ध हूँ। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है, हम सरकार पे ऐसा कोई दबाव न बनाएं कि आप अभी तुरंत कुछ सैनिक कार्रवाई करके चीन से बदला लीजिए, क्योंकि अगर आज भगवान को भी बना दिया जाए इस देश का प्रधानमंत्री, वो नहीं कर सकता ये काम। और मैं सिर्फ इसलिए कि मोदी जी के साथ विरोध है, विरोध मेरा है मोदी जी की समझ से, उनकी सरकार से बिल्कुल बुनियादी विरोध मेरा है। मैंने तो बहुत बड़े बिल्कुल खुल के कहा है, कहूंगा। लेकिन जहां विदेश नीति और रक्षा नीति की बात आती है, मैं कहूंगा मेरे देश का प्रधानमंत्री है, उनको थोड़ा समय दिया जाना चाहिए, थोड़ा उन्हें स्पेस दिया जाना चाहिए, ताकि उनके रक्षा विशेषज्ञ और विदेश नीति के विशेषज्ञ अब जो उनको बात कहेंगे, बात वो बेचारे पहले भी कह रहे होंगे सेंसिबल, अब कम से कम प्रधानमंत्री उनकी बात पे कान दे सके और सोच समझ के साथ एक ठहरा हुआ डिसीजन ले सकें। जल्दबाजी में निर्णय का दबाव प्रधानमंत्री पे न पड़े, ये हम सबके राष्ट्र हित में है, वो देखते हुए हमें कदम लेने चाहिए। आखिरी सवाल सर, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि चीन को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, आपने पाकिस्तान के उदाहरण की कंपैरिजन में भी कहा चीन को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारत को कमजोर देश मानना क्या ठीक होगा? और बहुत सारे लोग कहते हैं ये 1962 का नहीं 2020 का भारत है, तो 2020 का इंडिया क्या कमजोर हिंदुस्तान समझते हैं? यदि कोई जरूरत पड़ गई तो हिंदुस्तान तैयार है? रक्षा की दृष्टि से बिल्कुल, हमारी फौज में, हमारी सामरिक शक्ति में, हमारे रक्षा विशेषज्ञों में मुझे विश्वास है, वो कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, युद्ध का ऑप्शन भारत के पास नहीं है तो युद्ध का ऑप्शन चीन के पास भी नहीं है, ये भी याद रखें। मैं ये कह रहा हूं कि आप चीन को कह सकते हैं कि भारत को कमजोर समझने की भूल ना करें, जैसे आप मुझे समझा रहे हैं कि चीन को हम कमजोर ना समझें, क्या आप चीन को कह सकते हैं कि भारत को कमजोर समझने की भूल ना करें? बिल्कुल, ये तो हमारी अंदर की बात हो रही है देश की। उम्मीद है कि इसको चीनी में कोई ट्रांसलेट करके नहीं प्रकाशित किया जाएगा जैसे प्रधानमंत्री के वक्तव्य को किया गया था। लेकिन जैसा जंग न करने का विकल्प, जंग करने का विकल्प भारत के पास नहीं है,
वैसा ही जंग करने का विकल्प चीन के पास भी नहीं है। और अगर जरूरत हुई, मैं तो देखिए उस इलाके से आता हूं जहां रेजांगला के शहीद हैं, रेजांगला की जो महान लड़ाई थी उसके सबके शहीद मेरे इलाके रेवाड़ी और उसके नजदीक के लोग हैं। हम आज भी बड़े गर्व से उसको याद करते हैं। जरूरत हुआ तो इस देश का बच्चा बच्चा खड़ा होगा इस देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए। उस वक्त इस देश में कोई पार्टी नहीं होगी, केवल इंडिया एकमात्र पार्टी होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जैसा आप कह रहे हैं कि सवाल भी हो लेकिन सहयोग भी हो सरकार के साथ, इसी से रास्ता निकलेगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरा ज्ञानवर्धन किया। आप सब लोग सत्य हिंदी देखते रहिए, खुश रहिए, खुश रखिए, अपना ध्यान रखिए और उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं। बहुत शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।